इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटल पर हाथ दें। इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की यात्रा से घबराई बीजेपी की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी चिंता की। देखेंगे क्यों एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। पीएम सीएम बिल पर 13 दिन बाद भी क्यों जेपीसी का नहीं हुआ गठन। जानेंगे बिहार चुनाव से पहले जेडीयू में किसने की बगावत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। निलंबन के एक दिन बाद के कविता ने बीआरएस से दिया इस्तीफा। केटी रामाराव को दी करीबियों से सावधान रहने की सलाह। कविता ने जताई थी बीआरएस के बीजेपी में विलय होने की संभावना। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले तेज हुई हलचल। वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहन भागवत से मुलाकात। अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है राजे। गृह मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। बिना पासपोर्ट के रह सकेंगे 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए शरणार्थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यकों के लिए लागू होगा नियम। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 409 अंकों की बढ़त के साथ 80,567 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 135 अंकों की बढ़त के साथ 24,715 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का असर बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता राहुल की यात्रा के असर को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिहार बंद तक बुला लिया गया है तो दिल्ली में अमित शाह ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को बुला लिया। अब शाह ने खुद बिहार चुनाव के लिए पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। तो कैसे राहुल की यात्रा ने बढ़ा दी बीजेपी की मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से ही बिहार का माहौल बदल गया है। बीजेपी को सत्ता हाथ से फिसलने की चिंता दिख रही है। यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिला, उससे बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगती दिख रही है। क्योंकि ये माना जाता है कि बिहार में बीजेपी के पास जो वोट है वो पहले कांग्रेस का कोर वोटर था। कांग्रेस के कमजोर पड़ने के चलते वो बीजेपी की तरफ चला गया था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, जिसके बाद से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्दी बिहार के दौरे की प्लानिंग हो रही है, तो वहीं अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुला ली। शाह के घर हुई बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये बात तो आपको पता ही होगी कि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती और इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में वोट चोरी नहीं होने देगा। राहुल के ऐलान के बाद से ही बीजेपी भी वोटिंग लिस्ट को लेकर सवाल उठा रही है, यानी बीजेपी अब अपने ही जाल में उलझ रही है। इस बीच बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है, लेकिन इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर सत्ताधारी दल को बिहार में बंद बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? राहुल की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है तो चिंता उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बढ़ी हुई है। 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि आखिर दोनों उम्मीदवारों में से जीत किसकी होगी। इस बीच शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में चुनाव की संभावनाओं और गणित को लेकर दावा किया गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो सकती है, जिससे एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 9 सितंबर को होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी भले ही अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे एक बड़ा खेल मान रहे हैं। ये दावा किया गया है शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में। मुखपत्र के संपादकीय में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से नाराज बीजेपी के ही कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाला व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होती है तो बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव का डर सता सकता है। सामना में आगे लिखा गया है कि भले ही कागजों पर एनडीए के पास बहुमत हो, लेकिन कई समीकरण इस चुनाव को रोचक बना रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की अस्मिता के नाम पर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के 16 लोकसभा सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे सकते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हालिया चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के समर्थित उम्मीदवार की हार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी के अंदर भी मतभेद पनप रहे हैं। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि इसी डर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों के लिए डिनर डिप्लोमेसी का सहारा लिया है।
संख्या बल पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन की जीत का समीकरण कुछ इस तरह से बनता है। लोकसभा में अगर चंद्रबाबू नायडू इंडिया के पक्ष में जाते हैं और 20 सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इंडिया गठबंधन की संख्या 273 हो जाएगी, जबकि एनडीए की संख्या घटकर 257 ही रह जाएगी। राज्यसभा में अगर एनडीए के 10 सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास 97 और एनडीए के पास 102 वोट होंगे। दोनों सदनों के कुल वोटों को मिलाया जाए तो इंडिया गठबंधन को 370 और एनडीए को 359 वोट मिल सकते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। अब बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी काम करेगी या फिर क्रॉस वोटिंग से एनडीए को बड़ा झटका लगेगा, ये तो 9 सितंबर को ही साफ हो पाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा तेज है तो सुर्खियों में चुनाव आयोग भी बना हुआ है। बिहार एसआईआर में धांधली को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही घिरा हुआ है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के डेटा पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने सवालों की कड़ी बढ़ा दी है। 1 सितंबर को इसकी डेडलाइन थी, पर चुनाव आयोग 3 दिन से मौन है। तो क्यों चुप है चुनाव आयोग? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची पर आपत्ति या दावे के फाइनल नंबर के इंतजार के बीच चुनाव आयोग के मौन ने विपक्ष के आरोपों को हवा दे दी है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर तब से 1 सितंबर तक दाखिल दावा और आपत्ति के फाइनल नंबर पर चुनाव आयोग 3 दिन से मौन है। आयोग 1 अगस्त के बाद से ही हर दिन दोपहर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिले दावे और आपत्ति का नंबर जारी कर देता था। दावे और आपत्ति के लिए पूर्व निर्धारित आखिरी तारीख 1 सितंबर की सुबह 10 बजे तक का डेटा भी आयोग ने जारी कर दिया, लेकिन उस दिन सुबह 10 बजे से 3 सितंबर शाम 5 बजे तक और कितने दावे और आपत्ति दाखिल हुए इसका हिसाब सामने नहीं आया है, जिसे लेकर विपक्ष अब चुनाव आयोग पर हमलावर है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन बढ़ाने की अपील पर 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान ये भरोसा दिया था, विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख तक वोटर से दावा और आपत्ति लिए जाएंगे और सही रहने पर मतदान से पहले ऐसे नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर 2 दिन से चुनाव आयोग की चुप्पी ने विपक्ष के आरोपों को हवा दे दी है। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है तो सवाल पीएम सीएम बिल पर भी गहराते जा रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने यह बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया। इस मामले को कुल 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जेपीसी का गठन नहीं किया गया, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 1987 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तो क्या है पूरी खबर और ऐसा क्या हुआ था सन 1987 में जिसकी अब चर्चा हो रही है, जानिए इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम समेत मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद ये बिल जेपीसी को सौंप दिया गया है। विपक्ष की तरफ से जेपीसी को लेकर भी भारी विरोध किया गया, लेकिन इस विरोध के 13वें दिन बाद भी जेपीसी का गठन नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जेपीसी के गठन को लेकर अब भी सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल इसको लेकर नाराज हैं और अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने जेपीसी के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बगैर विपक्ष के जेपीसी बनेगी? अगर ऐसा होता है तो 1987 वाला दौर फिर से दोहराया जाएगा। दरअसल 1987 में बोफोर्स घोटाले मामले की जांच के लिए बी शंकरानंद की अध्यक्षता में एक जेपीसी बनाई गई थी। बीजेपी सहित सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी में कांग्रेस के सदस्यों की बहुलता होने का आरोप लगाते हुए इसका बहिष्कार कर दिया था। 50 बैठकों के बाद अप्रैल 1988 में समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, लेकिन विपक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक बार फिर 1987 का इतिहास दोहराएगा और जेपीसी का बहिष्कार करेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री तक की गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत में पद से हटाने से जुड़े 3 विधेयक जेपीसी को भेजे गए हैं, लेकिन विपक्ष इस पर एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस अभी रणनीति बनाने में जुटी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ कहा है कि हम इस जेपीसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें नीतीश कुमार की भी बढ़ी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी जेडीयू को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की बगावत के बाद अब 3 बार की पूर्व विधायक और नीतीश की करीबी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिससे राज्य में तमाम तरह की सियासी चर्चाओं को हवा मिल गई है। तो किसने बढ़ा दी अब नीतीश कुमार की टेंशन और क्या चुनाव में एनडीए पर पड़ने वाला है इसका असर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं।
हाल ही में पार्टी की मुख्य प्रवक्ता ने बगावती तेवर दिखाकर जेडीयू की अंदरूनी कलह को उजागर किया ही था कि अब पार्टी को एक और झटका लग गया है। गोविंदगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मीना द्विवेदी ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम ने न सिर्फ जेडीयू बल्कि एनडीए के लिए भी टेंशन पैदा कर दी है। मीना द्विवेदी ने पार्टी से किनारा करने का कारण खुद की और अपने समर्थकों की लगातार हो रही उपेक्षा को बताया है। उनका कहना है कि पार्टी में ना तो उन्हें और ना ही उनके समर्थकों को कोई सम्मान या जिम्मेदारी दी जा रही थी। यह इस्तीफा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मीना द्विवेदी का परिवार समता पार्टी के वक्त से ही नीतीश कुमार के बेहद करीब रहा है। उनके परिवार से 3 बार विधायक चुने गए हैं और खुद मीना द्विवेदी 2005 से 2015 तक गोविंदगंज का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में एक पुराने साथी का पार्टी छोड़ना जेडीयू के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मीना द्विवेदी का इस्तीफा सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि ये पार्टी के भीतर पनप रहे एक गहरे असंतोष का संकेत है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लगातार हो रही बगावतों से नीतीश कुमार चौकन्ने होकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही? क्या ये पूरा घटनाक्रम एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है? ये तो देखना होगा। जेडीयू में हुई बगावत को लेकर बिहार एनडीए में बड़ी फूट की आशंका जताई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में भी रार छिड़ गई है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विरोध किया। उनकी मांगे मानने के बाद अब फडणवीस अपने ही खेमे में घिर गए हैं। उन्हीं के मंत्री अब उन्हें नाराजगी भरी नजरों से देखने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार मनोज जरांगे की मांगों को मानते हुए मराठाओं को आरक्षण देने को तैयार हो गई है। वहीं इसे लेकर अब सरकार में ही आंतरिक कलह दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस के खेमे में आंतरिक कलह इतना बढ़ गया है कि उनके मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक तक का बहिष्कार कर दिया। मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी बढ़ गई है। ओबीसी नेता भुजबल ने कैबिनेट बैठक बीच में ही छोड़ दी। छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मराठाओं को ओबीसी में लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हम कानूनी राय ले रहे हैं और इस तरह के फैसले की हमने उम्मीद नहीं की थी। मैं और मेरी टीम प्रस्ताव की गहन पड़ताल कर रहे हैं और कानूनी विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। भुजबल पहले से ही ओबीसी कोटे में मराठों को आरक्षण दिए जाने का लगातार विरोध करते रहे हैं। वहीं अब इस फैसले को लेकर फडणवीस सरकार के ही कई मंत्री खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दो तरफा घिर चुके हैं। एक ही सरकार में दो मत होने से टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अब फडणवीस के मंत्री ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए हैं। तो चेतावनी चीन ने भी दी है अमेरिका को। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अब चीन किसी की धौंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं के एकजुट होने से बौखलाए अमेरिका ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या अब ये देश आमने सामने आने वाले हैं? देखिए ये रिपोर्ट। चीन में विक्ट्री डे के मौके पर एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस परेड में कुल 26 देश के नेता पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तिकड़ी ने। एक तरफ इस मौके पर चीन ने 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमानों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात ये थी कि इनमें से कई हथियार पहली बार दुनिया के सामने पेश किए गए। इतना ही नहीं, अपने संबोधन के दौरान शी जिनपिंग ने भरे मंच से अमेरिका को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि चीन किसी धौंस जमाने वाले से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आज मानवता के सामने फिर से ये चुनाव है कि वो शांति चुने या युद्ध, संवाद करे या टकराव। मैं सभी देशों से कहना चाहता हूँ कि वे युद्ध की असली वजहों को खत्म करें और पुराने दुखद हादसों को दोबारा ना होने दें। जिनपिंग का ये बयान अमेरिका को उकसाने वाला तो था ही, लेकिन जिस बात से अमेरिका को ज्यादा मिर्ची लगी वो थी पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग का साथ आना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो आरोप लगा ही दिया कि ये अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर लिखा कि राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोग अच्छे से जश्न मनाएं। जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश करें तो व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
इन हालात में चीन अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस परेड के बाद एक बात और साफ हो गई है कि अब अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ रूस और उत्तर कोरिया एकजुट हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।